हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम फाइनल की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ब्रीफली आपको बता दें कि बीकॉम फाइनल ईयर में आपको 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टडी करना है। पहली सब्जेक्ट का नाम रहेगा इनकम टैक्स, देन हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, एंड देन थर्ड सब्जेक्ट का नाम रहेगा टैक्सेशन। तो इस सेशन में हम टोटल 3 सब्जेक्ट स्टडी करेंगे। एक बार मैं नाम लिख देता हूं। पहली सब्जेक्ट का नाम रहेगा इनकम टैक्स, आयकर। दूसरी सब्जेक्ट का नाम रहेगा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, एंड थर्ड सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा टैक्सेशन, कराधान। तो पूरे सेशन में हम 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहां भी पढ़ेंगे। आप लोग जो इनकम टैक्स की बुक परचेज करेंगे उसके ऑथर का नाम है पटेल चौधरी। टैक्सेशन की बुक लेंगे वो भी आपको लेनी है पटेल चौधरी, चौधरी प्रकाशन की आती है। और साथ ही प्रोजेक्ट प्लानिंग बुक आपको लेनी है MR अग्रवाल। तो ये 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम इस सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे इनकम टैक्स। दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, एंड देन थर्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम टैक्सेशन। अभी हाल फिलहाल आप इनकम टैक्स बुक परचेज कर सकते हैं पटेल चौधरी के नाम से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। नाम काफी सिंपल है, इनकम टैक्स। इसके मतलब की अगर हम बात करें तो मतलब भी सबको अपने आप ही समझ में आता है। आयकर, किस पर लगाया जाने वाला कर? आयकर। किस नाम से जाना जाएगा? आयकर के नाम से। तो बहुत सिंपल सा इसके डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं। वह कर जो आय पर लगाया जाता है आयकर कहलाता है। टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन इनकम इज नॉन एज इनकम टैक्स। आपने कोई भी इनकम कमाई हो, कैसे भी आपने पैसा कमाया हो, और हर एक प्राणी कुछ ना कुछ पैसा कमाता है। जो भी पैसा आपने कमाया उस पर जो टैक्स आपको देना है उसी को किस नाम से जाना जाता है? इनकम टैक्स। तो इसको हम लिख के भी बात कर सकते हैं। टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन इनकम इज नॉन एज इनकम टैक्स। वह कर जो आय पर लगाया जाता है आयकर कहलाता है। भारत में आयकर लगाने के लिए आयकर अधिनियम 1961 अस्तित्व में है। क्या नाम है अधिनियम का? इनकम टैक्स एक्ट 1961। जिस प्रकार कंपनी व्यवहारों के लिए कंपनी अधिनियम अस्तित्व में है, साझेदारी पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस के लिए पार्टनरशिप एक्ट एग्जिस्टेंस में है, ठीक उसी प्रकार इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में कौन सा अधिनियम प्रचलित है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम इस सेशन में इनकम टैक्स सब्जेक्ट में इसी अधिनियम का स्टडी करेंगे। पूरा इनकम टैक्स एक्ट अपने को यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें टोटल 298 सेक्शंस हैं। कितनी सेक्शंस हैं? 298 धाराएं हैं और 14 अनुसूचियां हैं। शेड्यूल्स कितनी? 40। इस अधिनियम में टोटल 298 धाराएं हैं और 14 अनुसूचियां हैं। पूरा एक्ट, पूरी सेक्शंस, सारी शेड्यूल्स सभी हम यहां पर स्टडी करेंगे।
मोटे तौर पर टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स के अलावा जितने भी सभी टैक्सेस हैं उन सबको इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स के अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो सभी किस कैटेगरी में रखे गए हैं? इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। जैसे जीएसटी आपने नाम सुना है, कस्टम्स ड्यूटी, पहले टैक्स चला करता था सेल्स टैक्स, वेट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स ही एक ऐसा टैक्स है जो भारत में डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जितने भी टैक्स भारत में प्रचलित हैं उन सभी को अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा गया है। इन प्रत्यक्ष कर का ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसका मैनेजमेंट किया जाता है सीबीडीटी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर एक बड़े डिपार्टमेंट का गठन किया गया है जिसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये डिपार्टमेंट ही डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सभी व्यवहारों को मैनेज करता है। डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी मैनेजमेंट, सभी प्रबंध, सभी व्यवस्थाएं कौन सा डिपार्टमेंट करता है? सीबीडीटी। तो ये है इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले पॉइंट में इसका मतलब है कि वह कर जो आय पर लगाया जाता है आयकर कहलाता है। टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन इनकम इज नॉन एज इनकम टैक्स। दूसरा पॉइंट, इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में टोटल कितनी सेक्शंस हैं? 291। कितनी शेड्यूल्स या अनुसूचियां हैं? 14। ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? तो कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सभी व्यवहारों को कौन मैनेज करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। इनकम टैक्स एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है जिसमें टोटल 298 धाराएं हैं। इनकम टैक्स के प्रोविजंस को समझने के लिए यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले इस एक्ट में हम इन कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि जब तक ये शब्द हमें समझ में नहीं आएंगे हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस को समझ नहीं पाएंगे। तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आयकर से रिलेटेड शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, और इस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला शब्द आता है आय, इनकम। सबसे पहले हमने अभी बात करी थी इनकम टैक्स, आय पर लगाया जाने वाला कर आयकर कहलाता है। बट प्रॉब्लम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? आय से क्या आशय है? आय नाम तो सबको पता है, इनकम सब समझते भी हैं, इनकम मतलब अपनी कमाई, इनकम। बट यहाँ आय की परिभाषा, आय को सेक्शन 224 में समझाया हुआ है। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 यहाँ इनकम को डिफाइन किया गया है, उसका डिटेल बताया गया है
कि इनकम से क्या आशय है। वैसे हम लोग समझते हैं कि इनकम में कैसे भी आपने पैसा कमाया हो वो सब इनकम है। जैसे आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे पैसा अर्न किया जा सकता है, आपकी इनकम किन किन सोर्सेज से हो सकती है। एक बार के लिए आप बताएं कि आप कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे आपको इनकम हो सकती है। आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर एमकॉम आप लोग किस तरह से पैसा कमाएंगे, या भारत को देखें, देश विदेश को देखें, लोग कैसे कैसे पैसा कमाते हैं। तो रिजल्ट आएगा कि सर हम नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे तो हमको सैलरी मिलेगी, तो वो हमारी इनकम। बिल्कुल, सैलरी इज योर इनकम। और किस किस सोर्स से पैसा कमा सकते हैं कि सर हम बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो बिजनेस करने से भी तो आपको प्रॉफिट होगा। सर मैं डॉक्टर, मैं लॉयर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, मेरा खुद का ऑफिस अलग से लगाऊंगा, तो बिल्कुल प्रोफेशनल इनकम भी आपकी हो सकती है। एनी हाउ कैसे भी आपने पैसा कमाया हो, उन सभी आइटम्स, उन सभी मदों को किस कैटेगरी में रखा गया है, इनकम की कैटेगरी में रखा गया है। और गैस करें कि और कैसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है कि सर मेरे पास मकान है, मैं इस मकान को किराए पर दे दूंगा तो उससे मेरे को किराया मिलेगा, तो रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस, तो मकान का किराया वो भी आपकी इनकम है। सर मेरे पास एक प्लॉट है, 10 लाख में मैंने खरीदा, इसको मैं 18 लाख में सेल करूंगा। 10 लाख में परचेज किया है, 18 लाख में मैं सेल करता हूं, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 8 लाख। तो ये 8 लाख भी आपका क्या है? इनकम है। आपके पास बहुत सारे पैसे थे, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी को उधार क्रेडिट पे दे दिया, तो उस पर आपको क्या मिला? इंटरेस्ट। दैट इज ऑल्सो योर इनकम। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो शेयर पर आपको क्या इनकम होगा? डिविडेंड आपको मिला करेगा। कभी कभी कंपनीज बोनस शेयर्स भी इशू करती है। आप एग्रीकल्चर, खेती भी कर सकते हैं, खेती से भी आपको इनकम हो सकती है। आप कभी कभी लॉटरी से, कभी सट्टे या जुए से भी पैसा जीत सकते हैं। किसी भी बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो लीगल हो या इल्लीगल। आप अखबार में वर्ग पहेली आती है, क्रॉस वर्ड पजल, उसको भर के आपने भेजा, उसमें आपका विनिंग हुआ तो भी आपने पैसा जीता। विनिंग फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, आप ताश के खेल से, कैसीनो वगैरह से, किसी भी तरह से आप पैसा कमाएं, उन सबको यहाँ इनकम की श्रेणी में रखा गया है। सेक्शन 27 भी यही कहती है कि इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग, इनकम में निम्न को शामिल किया गया है कि इनकम में ये आइटम इंक्लूड होते हैं। वो सभी नाम जो हमने अभी बात करी, इसके अलावा भी और भी कोई सोर्स हो सकता है। कुछ वर्ड्स हम यहाँ लिख रहे हैं कि जैसे आप कैसे कैसे इनकम कमा सकते हैं। आपको सैलरी से इनकम हो सकती है, या आप मजदूरी करते हैं तो वेजेस मिल सकता है, या फिर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस प्रॉफिट। कोई प्रोफेशनल पर्सन्स आप हैं तो प्रोफेशनल इनकम हो सकती है। मकान किराए पर देते हैं तो रेंट फ्रॉम हाउस आपको हो सकता है। अदर रेंट भी हो सकता है। मशीन आपने किराए पर दे दी, कार किराए पर दे दी, एरोप्लेन आपने किराए पर दे दिया, एनीथिंग, कैसा भी किराया यहां हो सकता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। 10 लाख का प्लॉट था, 18 लाख में आपने इसको सेल कर दिया, तो 8 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ। दैट इज ऑल्सो योर प्रॉफिट। किसी को आपने पैसा उधार दिया तो उस पर आपको क्या मिला? इंटरेस्ट। शेयर्स वगैरह परचेज कर लिए हैं तो डिविडेंड। कभी कभी ये भी लग जाती है लॉटरी, कभी कभी इससे भी आप पैसा जीत जाते हैं। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, सट्टा, इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस।
इनकम को यहाँ पर इनकम माना गया है, चाहे वो लीगल हो या इल्लीगल। एनी हाउ, चाहे आपने वैध व्यापार से पैसा कमाया हो या अवैध व्यापार से, सभी को यहाँ इनकम की कैटेगरी में रखा गया है। तो सेक्शन 224 कहती है कि किसी भी साधन से आपने अगर पैसा कमाया तो उसे इनकम की श्रेणी में रखा गया है, और जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। सैलरी, उससे भी पैसा कमाया। बिजनेस करते हैं तो उससे पैसा कमाया। प्रोफेशनल पर्सन है तो भी इनकम होती है। जगह का किराया, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग कुछ बेचा तो प्रॉफिट। इंटरेस्ट, डिविडेंड, कभी लॉटरी लग गई, कभी हॉर्स रेस से आपने पैसा जीता, कभी सट्टे से पैसा जीता, और कभी अवैध व्यापार से आपने पैसा कमाया। तो ये इनकम का मीनिंग अंडर सेक्शन 27। इनकम के लिए यहां एक सेक्शन और रिलेटेड है। यहां एक सेक्शन और है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 में भी इनकम के क्लासिफिकेशन को बताया गया है। सेक्शन 27 में इनकम की आइटम्स, उसके सोर्सेस को बताया, और सेक्शन 14 में इनकम के 5 हेड्स बताए हैं कि इनकम को आप यहां 5 भागों में बांट सकते हैं। सेक्शन 14 में इनकम को मोटे तौर पर 5 हेड्स शीर्षक में क्लासिफाई किया गया है। वो पांचों हेड इस प्रकार है। सेक्शन 14 कहती है कि इनकम 5 तरह की हो सकती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो टोटल 5 हेड यहां पर इनकम के बनाए गए हैं। सेक्शन 14 कहती है कि इनकम आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 हेड्स। आपको भी कभी कोई भी पूछ ले कि इनकम कितने तरह की होती है, तो आपको यही जवाब देना है कि इनकम 5 तरह की होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी नाम आप सब जानते ही हैं। कोई भी जगह आप सर्विस जॉब करते हैं, वहां से आपको कुछ रेम्यूनरेशन मिला, दैट इज सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आएगा जगह को किराए पर देने से प्राप्त होने वाला किराया, हाउस रेंट। फालतू जगह थी, किराए पर दिया, उससे किराया मिला, तो दैट इज योर इनकम। कभी भी किराया आया तो आप कहेंगे कि वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंक्लूड होगा। सर्विस करने से कभी आपको रेम्यूनरेशन मिला तो कहेंगे कि वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। थर्ड, बिजनेस करने से या प्रोफेशन से आपको कोई इनकम हुआ। कैपिटल गेन में आता है कोई भी कैपिटल एसेट्स, उसको ट्रांसफर करने से होने वाला प्रॉफिट। कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर से कोई भी आपको प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट आपको इसमें इंक्लूड करना है। जैसे 10 लाख का प्लॉट था, उसको आपने 18 लाख में अभी सेल किया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 8 लाख रुपीज। तो ये 8 लाख रुपए के लिए आप कहेंगे कि दैट इज योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और लास्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस हेड में वो वाली इनकम आपको इंक्लूड करनी है जो ऊपर वाले चारों हेड में इंक्लूड नहीं होती।
ऊपर चारों हेड में जो इनकम इंक्लूड नहीं होगी, उसके अलावा जो भी अदर इनकम्स बची उन सबको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में रखा गया। सैलरी हेड में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी में मकान का किराया, बिजनेस एंड प्रोफेशन का प्रॉफिट, कैपिटल गेन में एसेट्स को सेल ट्रांसफर करने से होने वाला प्रॉफिट। इन चारों के अलावा जो भी इनकम बची वो सभी आपको कौन से हेड में इंक्लूड करनी है, अदर सोर्सेज। जैसे आपको इंटरेस्ट मिला, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला, कभी अचानक से लॉटरी लग गई, कभी सट्टे का आपको लाभ हुआ, तो जो भी इनकम इन चारों हेड के अलावा बची वो सभी अदर सोर्सेज में आपको इंक्लूड करनी है। ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे आपको इनकम हुई, एग्रीकल्चर खेती करते हैं उससे आपको इनकम हुई, या XYZ एनी इनकम विच इज नॉट कवर्ड अंडर अबव 4 हेड्स आर इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। तो ये पहला वर्ड टर्मिनोलॉजी अपना अभी कंप्लीट हुआ, इनकम, आय। आय को यहाँ 2 सेक्शंस में डिफाइन किया है। एक तो सेक्शन 224, उसमें आइटम्स बताए हैं कि कौन कौन सी सोर्सेज होते हैं। देन सेक्शन 14 में इनकम के क्लासिफिकेशन को बताया है कि इनकम को मेजर मोटे तौर पर कितने हेड में रखा गया है, 5 हेड में। तो ये पहला टर्मिनोलॉजी अपना अभी कंप्लीट होता है। देन सेकंड टर्मिनोलॉजी की हम बात करेंगे। करदाता, SSC। करदाता, वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि करदाता मतलब कर देने वाला। बिल्कुल, कोई भी पर्सन जो इस एक्ट के अंतर्गत कर चुकाने के लिए लाइबल है, दायी है, उसे यहां करदाता कहा गया है। तो इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं अंडर सेक्शन 27, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, who is liable to pay any amount under this act। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत कोई राशि देय हो, लाइबल हो, उसे करदाता कहा गया है। तो एनी पर्सन, कोई भी वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत कर चुकाना है। जैसे मैंने पिछले साल 15 लाख रुपए कमाए, तो मुझे टैक्स देना है, तो मैं करदाता के नाम से जाऊंगा। कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसने भी पैसा कमाया, तो वो भी करदाता है। तो इसकी लैंग्वेज सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड, सेक्शन वाइज आपको ध्यान रखनी है। करदाता, कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत कर चुकाना हो, किस नाम से जाना जाता है, करदाता। अंडर सेक्शन 27। नेक्स्ट थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है व्यक्ति, पर्सन। अभी करदाता की परिभाषा में आया था कोई भी व्यक्ति। व्यक्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यक्ति? वैसे तो व्यक्ति का मतलब आप समझते हैं, हम, तुम, ये, वो, कोई भी मेल और फीमेल, महिला या पुरुष, वो व्यक्ति है। बट नहीं, यहां व्यक्ति का मीनिंग बहुत ब्रॉड है, व्यक्ति का मीनिंग बहुत विस्तृत है।
यहां व्यक्ति का मतलब बताया गया है अंडर सेक्शन 231। धारा 231 के अनुसार व्यक्ति में इनको इंक्लूड किया गया है। एक व्यष्टि, एन इंडिविजुअल, इसका मतलब होता है महिला या पुरुष। ध्यान दें, इनकम टैक्स में कभी भी महिला पुरुष का नाम आया तो उसे आप व्यष्टि के नाम से जानेंगे। इंडिविजुअल एक अकेला, मेल या फीमेल। ये तो व्यक्ति में आता है, साथ ही यहां व्यक्ति पर्सन की परिभाषा में इनको और शामिल किया गया है। एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, HUF। कंपनी, कोई भी फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है नगर पालिका, नगर निगम, कंटोनमेंट बोर्ड। तो ध्यान दें, यहां व्यक्ति का मीनिंग बहुत ब्रॉड है। व्यक्ति में महिला पुरुष, व्यष्टि तो आता ही है, इसके अलावा व्यक्ति की परिभाषा में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, एक फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी जैसे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम या कंटोनमेंट बोर्ड, या कोई भी आर्टिफिशियल व्यक्ति, एनी आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल होना चाहिए। कोई भी कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, उसे भी यहाँ पर्सन की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो अभी तक शब्दावली में 3 पॉइंट अपने कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। शब्दावली चल रही है। इनकम टैक्स में टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। 3 शब्द हमने अभी तक समझे हैं। एक तो आय का मीनिंग अंडर सेक्शन 224, दूसरा करदाता अंडर सेक्शन 27 और तीसरा व्यक्ति अंडर सेक्शन 231। अभी हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। तो इसका मतलब है वह वर्ष जिस वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाए। कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। ईयर इन विच assessment of tax is made for previous year। इसी के साथ एक वर्ड और चलेगा, गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है
वह वर्ष जिस वर्ष के लिए कर का निर्धारण किया जाना है, गत वर्ष कहलाता है। ईयर फॉर विच assessment is to be made। देखो दोनों में यहाँ बहुत माइनर फर्क है, इसको बड़े सिंपल वे में आप समझ पाएंगे। आज जो सेशन अपना चल रहा है वो तो है आपका असेसमेंट ईयर। अभी रनिंग में कौन सा सेशन ईयर चल रहा है? 2020 एंड 21। इसको आप किस नाम से जानेंगे? कर निर्धारण वर्ष। और ये नाम तो सिंपल ही है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस। अभी पिछला कौन सा सेशन ईयर खत्म हुआ? 2019-20। इसको आप यहां किस नाम से जानेंगे? प्रीवियस ईयर। गत वर्ष में तो कोई डाउट नहीं, पिछला साल 19-20। और अभी जो रनिंग सेशन है इसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? कर निर्धारण वर्ष। बट इसे आप इसकी लैंग्वेज में समझें कि ये लैंग्वेज क्या है। अभी पिछला सेशन खत्म हुआ 2019 एंड 20। एक सिंपल सी बात बताएं, 2019-20 कब से स्टार्ट हुआ, कब से खत्म हुआ? 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2020 को फिनिश हुआ। इन 12 महीने में आपने कुछ इनकम कमाई होगी। उस इनकम पर टैक्स का निर्धारण क्या आप उसी साल में कर सकते हैं? 1 अप्रैल को साल चालू हुआ 2019 में, ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2020 को। तो क्या 31 मार्च 2020 को रात को 12 बजे तक आप अपना स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट सब बना लेंगे और उसी दिन रात को आप अपना इनकम टैक्स का पेमेंट कर देंगे? क्या इज इट पॉसिबल? नॉट। इस सेशन का टैक्स, इसका भी डिटर्मिनेशन होगा, असेसमेंट होगा, निर्धारण होगा नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा आ जाएगा? 2020। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा उस वाले सेशन में आप क्या करेंगे? कर का निर्धारण करेंगे, टैक्स का असेसमेंट करेंगे। इसलिए इस 2020-21 को हमने यहाँ क्या नाम दिया है? कर निर्धारण वर्ष। क्योंकि इस वाले सेशन में हम कर का निर्धारण करेंगे। कौन से साल की इनकम के कर का निर्धारण करेंगे? पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की, गत वर्ष की इनकम पर टैक्स का निर्धारण करेंगे। तो अभी इसकी लैंग्वेज आप समझ पाएंगे। वह वर्ष जिस वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है, कर का निर्धारण किया जाता है। वह वर्ष कौन से वर्ष की आय का? गत वर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है। ईयर इन विच असेसमेंट ऑफ टैक्स इज मेड। इसमें टैक्स का असेसमेंट किया जाता है। फॉर विच? फॉर प्रीवियस ईयर। इसलिए इस 2020-21 को हम यहां क्या नाम देंगे? असेसमेंट ईयर। अभी गत वर्ष, ये क्लियर समझ में आ रहा है। वह वर्ष जिस वर्ष के लिए कर का निर्धारण किया जाता है। यहां हम कर का निर्धारण कर रहे हैं कौन से साल के लिए? पिछले साल के लिए। तो नेचुरली 1920 को यहां आप किस नाम से जानेंगे? प्रीवियस ईयर के नाम से।
ईयर फॉर विच असेसमेंट इज टू बी मेड, जिस साल के लिए असेसमेंट किया जाना है उसको यहां किस नाम से आप जानेंगे? प्रीवियस ईयर। जब आप नेक्स्ट ईयर आएंगे 21-22 में, तो 21-22 आपका हो जाएगा असेसमेंट ईयर, और उसका पिछला साल 2021 वो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। क्योंकि 21-22 में आप कौन से साल की इनकम पर टैक्स का निर्धारण करेंगे? पिछला साल 2021। ये इसी तरह से हर साल बढ़ता रहेगा। मान लो आप 2025-26 में चल रहे हैं, 2025-26, तो वो तो रहेगा असेसमेंट ईयर, और प्रीवियस ईयर नेचुरली 2024-25 आपका रहेगा। तो आई थिंक ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं। एक का नाम है प्रीवियस ईयर, एक का नाम है असेसमेंट ईयर। नाम से ही पता लग रहा है वैसे, प्रीवियस मतलब प्रीवियस, पिछला वाला, जिस साल के टैक्स का असेसमेंट होना है, और जिस साल में टैक्स का असेसमेंट आप करेंगे, इस साल में ही हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसी साल का तो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये गोइंग ऑन है। इस साल में हम कौन से साल की इनकम पर टैक्स का निर्धारण करेंगे? पिछले साल वाली। इसलिए पिछले साल का नाम पिछला साल ही है, प्रीवियस ईयर ही है, और जो रनिंग सेशन है इसको यहाँ किस नाम से आप जानेंगे? असेसमेंट ईयर के नाम से। और आज की लास्ट टर्मिनोलॉजी आपके लिए रहेगी 6th पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहला था 6th पॉइंट रहेगा आपके लिए कृषि आय। एग्रीकल्चर इनकम, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इनकम, इसका एग्जाम में 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बना करता है। वैसे नाम से पता लग रहा है एग्रीकल्चर इनकम मीन्स कृषि करने से होने वाली आय, बट इनकम टैक्स में आप हमेशा ये पाएंगे कि यहाँ मीनिंग बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ब्रॉड, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा। जैसे व्यक्ति में हमने क्या बात किया था? व्यक्ति, महिला पुरुष, बट नहीं, पर्सन बहुत ब्रॉड कैटेगरी था। उसमें कंपनी, फर्म, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन, म्युनिसिपैलिटी, बहुत सारे नाम वहाँ पर भी थे। ऐसे ही यहाँ एग्रीकल्चर इनकम में इसका मीनिंग बहुत ब्रॉड है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1). इंडिया में अगर आपने एग्रीकल्चर किया, कृषि किया, खेती किया, आपको एग्रीकल्चर के नाम से कोई भी इनकम हुई, तो वो इनकम आपके लिए बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट बोले तो टैक्स फ्री है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है इस वाली इनकम पर। आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। आप खेती करो, कृषि करें, उससे जो भी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात, एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स फॉलोइंग। एग्रीकल्चर इनकम यहां 3 तरह की बताई गई है। एक मतलब तो आपको पता है, कृषि करने से होने वाली आय, जो आपका मीनिंग है, जो आप समझ रहे हैं, कृषि करने से होने वाली आय। इनकम बाय डूइंग एग्रीकल्चर वर्क। ये मतलब तो आपको पता है, आपने वास्तव में खेती किया हो, एग्रीकल्चर वर्क किया हो,
उससे आपको कोई भी इनकम हुई तो वो तो एग्रीकल्चर इनकम है ही। आपने अपने खेत में, फार्म में सीड्स वगैरह, बीज वगैरह उसमें डाले हो, आपने उसकी बुआई वगैरह की हो, पानी पिलाया हो, फसल हुई हो, उसको काट करके फिर मार्केट में आपने सेल किया हो, तो वो इनकम तो इसमें आती ही है। इसके अलावा भी 2 तरह की इनकम इसमें और आने वाली है। सेकंड, कृषि भूमि से लगे मकान की आय। एग्रीकल्चर लैंड आपकी कोई भी है, उसके साथ अगर कोई हाउस या कोई रूम या कोई कमरा वहाँ अटैच्ड है, उससे अगर आपको कोई इनकम हुई तो वो इनकम भी आपके लिए यहाँ पर कौन सी इनकम मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। बट यहाँ एक शर्त है, कंडीशन है, किराए पर नहीं उठाया गया हो। हाउस इनकम which is attached with agriculture land। जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, भूमि है, खेत है, उसी के पास अगर कोई मकान बना हुआ है, रूम्स वगैरह बने हुए हैं, उन रूम्स को अगर आपने किराए पर नहीं दिया, उसके अलावा अगर आपको उस रूम से कोई इनकम हुई, तो वो इनकम भी आपकी यहाँ कौन सी इनकम मानी गई है? एग्रीकल्चर इनकम। कृषि भूमि, उससे लगा हुआ मकान, उससे अटैच्ड कोई रूम, बट शर्त क्या है? इसको क्या नहीं देना है? किराए पर नहीं उठाना है। तो आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा कि सर किराए पे देंगे ही नहीं तो फिर इनकम होगी ही कैसे? इसकी भी हम अभी थोड़ी देर बाद वापस बात करेंगे। अभी 2 तरह की एग्रीकल्चर इनकम हो गई, एक तो ओरिजिनल एग्रीकल्चर करने से होने वाली इनकम, दूसरा एग्रीकल्चर लैंड के साथ जो मकान लगा हुआ है उसकी इनकम। बट इसमें शर्त क्या है जो हजम नहीं होती? इस मकान को किराए पर नहीं देना है। देन एग्रीकल्चर इनकम में एक तरह की इनकम और शामिल होती है, कृषि भूमि को किराए पर देने से प्राप्त किराया बशर्ते कि उस पर कृषि कार्य किया गया हो। रेंट ऑफ agriculture land, if agriculture work is done on that land। कृषि भूमि जगह आपके पास है, आप खुद इस पे खेती नहीं कर रहे, आपने इस जगह को किसी को किराए पर दे दिया, और जिसको किराए पर दिया वो उस पर अगर खेती करता हो तो आपको जो किराया प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? किराया, प्राप्त किराया। ये इनकम भी आपकी कौन सी इनकम मानी जाएगी? कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। जगह है, हम खुद खेती नहीं कर रहे हैं, हमको केवल क्या मिल रहा है? किराया, रेंट मिल रहा है उस जगह से, तो भी उस इनकम को यहाँ पर क्या माना गया है? एग्रीकल्चर इनकम। और ये किराया प्राप्त हुआ, ये भी आपके लिए क्या है? एग्जेम्प्ट, टैक्स फ्री है। तो कृषि आय, इसमें कितने तरह की इनकम इंक्लूड की गई है? 3 तरह की। बहुत ब्रॉड मीनिंग है। पहला पॉइंट तो आपके मन की बात, कृषि करने से होने वाली इनकम।
इनकम बाय डूइंग एग्रीकल्चर वर्क। खेती आपने खुद ने करी है, खुद ने फसल बोई है, उगाई है, काटा है, बेचा है, उससे जो इनकम हुई वो तो है ही। उसके अलावा आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे अटैच्ड कोई हाउस है और उस हाउस से आपको इनकम हुई, तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। हाउस की इनकम हजम नहीं होता। इसमें भी एक शर्त और है, उसे किराए पर नहीं उठाया गया, उस मकान को किराए पे भी नहीं दिया, फिर भी उससे इनकम हुई। तो ये क्या है, इसकी हम अभी थोड़ी देर बाद वापस बात करेंगे समय आने पे। कृषि भूमि को किराए पर देने से प्राप्त किराया, एग्रीकल्चर लैंड है उसको आपने किसी को किराए पर दिया और उससे आपको जो किराया प्राप्त हुआ वो किराया भी क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम। बट इसमें भी एक शर्त है, क्या, जिसको आपने किराए पर दिया वह उस पर क्या करे, कृषि कार्य उस पर करे, एग्रीकल्चर वर्क वो सामने वाला करेगा, तो ये किराया आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा। और ये तीनों ही तरह की इनकम आपके लिए क्या है, टैक्स फ्री, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपको इस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ये 6th पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ, एग्रीकल्चर इनकम। ध्यान रखें, एग्रीकल्चर इनकम ये वैसे आपके लिए बिल्कुल टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10(1). एग्रीकल्चर इनकम में कितने तरह की इनकम को शामिल किया गया है, 3। एक तो ओरिजिनल जो आप एग्रीकल्चर वर्क करते हैं उससे होने वाली इनकम, दूसरा एग्रीकल्चर लैंड उससे अटैच्ड कोई हाउस है उस मकान का किराया, और तीसरा एग्रीकल्चर लैंड को किसी और को किराए पर दिया उससे प्राप्त होने वाला किराया। तो 3 तरह की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना गया है। तो बस आज केवल इतना ही। ये आज की क्लास केवल बेसिक इंट्रोडक्शन है। एक बार वापस हम बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स शब्दावली हमने अभी बात करी, सबकी सेक्शंस भी हमने लिखी। ये सारी सेक्शन, सारे वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टॉपिक ये अपना शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी, और ये टर्मिनोलॉजी अपने को आएगी तो हम आगे डिटेल्ड इनकम टैक्स को अच्छा पढ़ पाएंगे। और एक बात और ध्यान रखें, डेली की क्लास डेली आपको थोड़ी सी स्टडी करनी है, क्योंकि आज का मैटर पढ़ेंगे तो कल का मैटर समझ में आएगा, और कल का पढ़ेंगे तो परसों का समझ में आएगा। ये सारा कम्युलेटिव स्टडी है। अगर आज का मैटर नहीं याद आपको तो कल का समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो थोड़ा कंटिन्यू इसको आप रीडिंग भी करें। तो आज केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज केवल इतना ही, बाय।